गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आज डायमेंशनल एनालिसिस का लास्ट लेक्चर हम लोग पूर्ण रूपेण यूनिट और डायमेंशन को अभी तक जो भी इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे उसको पढ़ लिया। अगला टॉपिक हमारा ईरर होगा। तो चलिए, पिछले वीडियो में हमने आपको एक होमवर्क दिया था कि पढ़ रहे थे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कहता है कि यदि किसी राशि के बीच में जोड़ का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है या बराबर का चिन्ह है तो उसका डायमेंशन सेम होगा। अर्थात वही राशि आपस में जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है या बराबर में रखा जा सकता है जिसका डायमेंशन सेम है। तो जब कभी समीकरण में हम लोग प्लस का चिन्ह देखते हैं, माइनस का चिन्ह देखते हैं या बराबर का चिन्ह देखते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि इन राशियों का डायमेंशन जो है वह सेम है, बराबर है। और क्या फायदे हुए इसके, तो पिछले लगभग 7-8 लेक्चर में हमने जाना कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की यानी डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग समीकरण में उपस्थित कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा जो फेमस समीकरण दिए गए, लॉ दिए गए नेचर को समझने के लिए, उस लॉ का एक्सप्लेनेशन के लिए जो समीकरण दिए गए उसमें कोफिशिएंट का इस्तेमाल किया गया। तो उन कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बहुत सारे कांस्टेंट थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। अगर कोई समीकरण है उसमें अगर हमारा वेरिएबल है वह किसी पर डिपेंड कर रहा है तो हम उसके कोफिशिएंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन है, फिजिक्स के इक्वेशन है, वह डायमेंशनली सही है या नहीं है, तो उसके करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं। चौथा, हम एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कन्वर्ट किया न्यूटन को डाइन में, ये जूल को अर्ग में। जानते हैं कि जूल और न्यूटन जो है वो ऐसा यूनिट है और अर्ग और डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है, फोर्स और एनर्जी का क्रमशः। और अंतिम फायदा हमने, पांचवा फायदा हमने देखा कि हम इसकी सहायता से रिसर्च टूल के रूप में काम करते हैं। अक्सर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के दौरान हम लोग पाते हैं कि कोई भी राशि किस प्रकार से निर्भर करती है किसी दूसरे राशि, और हमें उस समय ये पता नहीं होता है कि उसका पावर क्या होगा। जैसे फोर्स डिपेंड करता है मास पर और एक्सीलरेशन पर। अब मास के कितने पावर पर डिपेंड करेगा ये हम नहीं मेजर कर सकते, मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में नहीं मेजर कर पाते। एक्सीलरेशन के कितने पावर पर डिपेंड करेगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस को या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम लोग रिसर्च टूल के रूप में, इक्वेशन को डिराइव करने में रिसर्च टूल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और इसकी सहायता से हम फिजिकल इक्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा हमने पिछले वीडियो में एक इक्वेशन निकाला था सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए, जो हम लोग जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में पाया कि सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का जो टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, वह डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लेंथ पे, मास ऑफ द बॉब, बॉब के मास पर, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ग्रेविटी जी के मान पर। और हमने प्राप्त किया और इक्वेशन पाया T बराबर K√L/G। तरीका वही था, दोनों तरफ के हमने सभी का डायमेंशन लिख लिया। डायमेंशनल एनालिसिस या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने अप्लाई किया, इक्वेट किया, तो ABC जिसे हमने वेरिएबल माना था उसका वैल्यू पुट करते हैं तो हमें समीकरण प्राप्त किया। और बाद में जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ तो यह टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया T बराबर 2π√L/G। तो इसी प्रकार यह रिसर्च टूल के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। तो हमने आपको इसी आधार पे एक क्वेश्चन दिया था
कि काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल का दो बातों पर निर्भर करती है, एक मास पर और दूसरा वेलोसिटी पर। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, किसी बॉडी का, ऊर्जा को हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी, हमारा चैप्टर ही है वर्क एनर्जी पावर। तो पिछले क्लासों में हम लोग पढ़े हुए थे गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी बॉडी में, किसी वस्तु में, किसी कण में उसके गति के कारण जो ऊर्जा उसमें आती है, काम करने की क्षमता आती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे बुलेट में, बुलेट का जो स्पीड के कारण बुलेट खतरनाक है, मतलब एनी हाउ कि जिसमें स्पीड के कारण, पानी का भी स्पीड जब होता है तो खतरनाक होता है। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के, कण के मास पे और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पर, द्रव्यमान और उसके वेग पर। तो हमें डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन निकालना। यूँ समझिए कि हम काइनेटिक एनर्जी पर अगर रिसर्च करें तो एज ए रिसर्चर आपको इक्वेशन निकालना है। तो हमें ये पता है कि यह दो बात पर डिपेंड कर रहा है, एक मास पर और दूसरा वेलोसिटी पर। चलिए तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। लेट अस कंसीडर काइनेटिक एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड बाय ई। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न के अनुसार एनर्जी डिपेंड कर रहा है मास पर। मास को हम लोग m से सूचित करते हैं और दूसरा वेलोसिटी पर, तो v को हम लोग, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब मास के कितने पावर पर डिपेंड करता है हमको नहीं पता है, और वेलोसिटी के कितने पावर पर डिपेंड करता है वो भी नहीं पता है। तो इस प्रश्न में हमको दिया गया है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। यह मास पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब यह भी पता नहीं है कि मास का पावर प्लस होगा या माइनस होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या -1 होगा, 1/2 होगा, 3/4। एनी हाउ जब हम रिसर्च करते हैं तो सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। आपके एज ए रिसर्च में हमेशा यह चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपको हर पहलू के लिए तैयार रहना पड़ेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में भी जा सकती है और आपके पक्ष के विपरीत भी जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब पावर जो भी है हमें नहीं मालूम है, तो हम एक अननोन लेते हैं, तो मास का पावर ए ले लेते हैं और वेलोसिटी का पावर बी ले लेते हैं। एनर्जी को हमने ई से रिप्रेजेंट किया है, मास को एम से, वेलोसिटी को वी से। यहाँ पर वेरिएबल राशि, अननोन राशि जिसके बारे में हमको पता नहीं है, वह हमने लिया है ए और बी। अगर हम दोनों बातों को कंबाइन कर दे तो हमें प्राप्त होगा E इज प्रोपोर्शनल टू मास का पावर ए और वेलोसिटी का पावर बी। यह एक समीकरण है और फिजिक्स के पहले ही लॉ से आपको पता है कि दुनिया में जब भी फिजिक्स में कोई इक्वेशन आता है तो फिजिक्स कहता है कि आपका जो मैथ में प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह है वह जब कभी किसी समीकरण से निकलेगा और उसके बदले में हम बराबर को रखेंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ से लेके 12 तक आप कई बार, 100 बार कम से कम यूज करेंगे। तो जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को देखिए तो प्रोपोर्शनलिटी में हमको कोई काम बनने वाला नहीं है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाना पड़ेगा। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट देना पड़ेगा जो कहलाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हिंदी में कहे तो समानुपातिक स्थिरांक। तो अब यहाँ पर जो समीकरण है उसमें प्रोपोर्शनलिटी हमको दिख रहा है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर A एंड वेलोसिटी टू द पावर B। नाउ when we remove this sign of proportionality, we must include an constant, proportionality constant, that is here K, mass to the power A and velocity to the power B. Now this is our required equation. यह हमारा समीकरण है जो एनर्जी के लिए हम लिख सकते हैं E बराबर K, मास का पावर A और वेलोसिटी का पावर B।
अब समीकरण हमको प्राप्त हो गए। समीकरण यानी क्वेश्चन से जो हमको प्राप्त होने वाला था वो सारा चीज हमको प्राप्त हो गया। अब इसमें समस्याएं हैं, ए का वैल्यू नहीं पता है, बी का वैल्यू नहीं पता और के का वैल्यू नहीं पता। तो के का वैल्यू तो हम निकाल नहीं सकते, वो तो हमेशा जो एक्सपेरिमेंटल और एक्सपर्ट हैं या ऑब्जर्वर हैं लेबोरेटरी में ही उसका वैल्यू प्राप्त होता है। तो अलग अलग विद्वानों ने, साइंटिस्टों ने जो अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ही प्राप्त किया है। और आज भी जब कोई नया समीकरण आएगा तो वह एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ होता है। तो के को तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से हम ए और बी को निकाल सकते हैं। तो चलिए ई बराबर के, एम का पावर ए और बी का पावर बी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग लगाएंगे यहाँ पर समीकरण के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपका कहता है कि आपको जोड़ का चिन्ह दिख जाए तो समझ जाइए डायमेंशन सेम होगा, घटाव का चिन्ह देख लीजिए तो समझ जाइए कि डायमेंशन सेम होगा, बराबर का चिन्ह देख लीजिए तो समझ जाइए डायमेंशन सेम होगा। तो हम इस समीकरण को अगर जरा गौर से देखें तो निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा कि इसमें ना तो जोड़ है ना घटाव है, एक ही चिन्ह है जो बराबर दिख रहा है। तो बराबर है, इसका मतलब है कि LHS और RHS का डायमेंशन जो होगा वह सेम होगा। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ के मास का पावर ए और v का पावर b। अब आप एनर्जी का डायमेंशन हमने याद किया है, ml2 t टू द पावर -2। एनर्जी का डायमेंशन हमको याद है, निश्चित रूप से याद रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 t टू द पावर -2, ml2 t टू द पावर -2। के डायमेंशन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अधिकतर केसों में यह डायमेंशन लेस होते हैं और हमने यहाँ लिया ही है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो हमने लिया है, और हम निश्चित रूप से जब भी काम करेंगे तो अपने काम को इजी बनाएंगे, ना कि उसको भास्ट। इसलिए हम लोग ऐसे कांस्टेंट को चुनते हैं साधारणतया जो डायमेंशन लेस हो। तो के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब बच गया यहाँ पर मास। मास दुनिया के जो फिजिक्स के 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उसमें से एक है, और उसका डायमेंशन आपको पता है कि वह खुद एक डायमेंशन है। दूसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग कैलकुलेट किए थे L t टू द पावर -1, और इस हिसाब से यहाँ लीजिए अगर हमने दोनों तरफ इक्वेट करें तो ml2 t टू द पावर -2 m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर -b। आपको पता है कि दुनिया में जो ये 7 फिजिक्स के डायमेंशन हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, या किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता। मास केवल मास पे ही डिपेंड कर सकता। कहने का मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट राशियां हैं। तो मास का कितना भी पावर लेंथ को प्रभावित नहीं करेगा, लेंथ का पावर मास को डिपेंड नहीं करेगा। तो कहने का अगर कंपैरिजन करें LHS और RHS को, तो ऑन कंपैरिजन वी गेट m to the power here in LHS is 1, but m to the power is here a। मास यहाँ पर पावर 1 है और मास यहाँ का पावर a है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और फिजिकल को फंडामेंटल क्वांटिटी कहता है कि यह तो तभी बराबर होगा जब उसके पावर भी बराबर हो। तो उस हिसाब से यहाँ a का वैल्यू हो गया 1। कंपैरिजन करें L के पावर को, तो यहाँ पर L का पावर 2 है और B का पावर L का पावर B है, तो अर्थात B का वैल्यू हो गया 2। अब अगर इस दोनों के बाद हम तीसरा में चेकअप करें कि क्या यह सही है या गलत है, अगर सही होगा तो वह उस पर एक्यूरेट फिट बैठ जाएगा। अगर सही नहीं होगा तो आपका वैल्यू एक ही A, B या C का वैल्यू एक ही इक्वेशन में अलग अलग आ जाए, इसका मतलब है आपने कहीं गड़बड़ी कर दिया। तो तीसरा से हम चेकअप करेंगे क्या ये सही है या नहीं। तो t का पावर यहाँ -2 और t का पावर यहाँ -b बराबर -2
माइनस माइनस प्लस, मतलब जो आपको ऊपर आया वही यहाँ भी आया। इसका मतलब हमने जो ए और बी का वैल्यू निकाला है वह एकदम से सही है। तो ए का पावर हो गया 1 और बी का पावर हो गया 2। तो अब हम लोग का काम जो था वह लगभग खत्म हो चुके। डायमेंशनल एनालिसिस से हमने इसको प्राप्त कर लिया, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2। तो अगर आपको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखा जाए तो के एम का पावर 1 और भी का पावर 2, मतलब काइनेटिक एनर्जी का समीकरण, काइनेटिक एनर्जी का समीकरण होगा के एम वी स्क्वायर, के एम वी स्क्वायर। इसका तात्पर्य है, और जब आप काइनेटिक एनर्जी याद करिए, हम लोग 9वीं क्लास में एक बार पढ़े हुए थे, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया तो यह प्राप्त हुआ हाफ एम वी स्क्वायर। और देखिए यह आपके समीकरण को एक्यूरेट फिट बैठता है, जहाँ पर के का वैल्यू 1/2 है। आप कहेंगे सर 1/2 कहाँ से आया? तो हमने पहले ही कहा कि यह जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यह हम थ्योरेटिकली नहीं कैलकुलेट कर सकते, यह हमेशा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो यह एनर्जी के का वैल्यू 1/2 है, मास का पावर देखिए 1 ही है, वेलोसिटी का पावर। तो काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है वह हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए, तो इस तरह से और भी सारे समीकरण हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले जो इसका लास्ट टॉपिक है कि हमने इसके फायदे पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्या सब फायदे हैं, इन सारी बातों को ज्ञात कर हम पता कर चुके। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बहुत सारे फायदे हैं और ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है, जो अगले 2 सालों नहीं, जब तक आप फिजिक्स की स्टडी करेंगे यह आपको हमेशा हमेशा फायदे ही होंगे। और इसके बिना ये एक फंडामेंटल चीज़ है फिजिक्स के लिए, तो इसके बगैर आप फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए, फायदा तो हमने बहुत देखा, पिछले 8 वीडियोज से हमने लगातार इसके फायदे देखे, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसके फायदे हैं और घाटे नहीं हैं। तो चलिए हम लोग चलते चलते बातें कर लें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या है। डायमेंशनल एनालिसिस की कमियां क्या है, तो हमेशा याद रखिए डायमेंशनल एनालिसिस की कमियां मतलब सीमाएं, 2 तरह से आप इसको ले सकते हैं। इसको हम एक नज़र से कहें तो या दोष कहें, गलती कहें, त्रुटि कहें, कमियां कहें, लेकिन इसके लिए अगर एग्जैक्ट वर्ड हम लोग ये तलाशें तो वह होता है, लिमिटेशन को हम लोग कहें सीमाएं। हर चीज़ का एक सीमा होता है जहाँ के बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की कमियां क्या है, सबसे पहला कमी यह है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द प्रोपोर्शनलिटी को वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अभी अभी हमने देखा कि हम समीकरण को 100% एब्जॉर्ब कर लिए, प्राप्त कर लिए, लेकिन उसमें के का मान जो आना था वो प्राप्त हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते। तो पहला सीमा या कमी कर लीजिए, इट कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हम इसकी सहायता से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहला कमी इसका हो गया कि इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। दूसरा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर डायमेंशन लेस है तब तो हम कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे समीकरण में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर डायमेंशन वाला है, जिसके डायमेंशन है, तब फिर इसमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल है।
it is difficult to deal the constant having dimension अगर हमारा जैसे अभी हमने के को डायमेंशन लेस लेकर काम किया तो चूंकि वहां पर के डायमेंशन लेस था, संख्या था, इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर वहां पर जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी लीजिए, कूलम्बिक कांस्टेंट के लीजिए, प्लैंक कांस्टेंट एच लीजिए, ये सारे जो कांस्टेंट हैं ये कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं है, तो वहाँ पे हम समीकरण को ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में या पिछले वीडियोज में हमने काम किया वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ये इसकी कमी है। और भी कमियां हैं। इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट न्यूमेरल वैल्यू। न्यूमेरल वैल्यू मतलब नंबर एंड रेशियो। न्यूमेरल वैल्यू मतलब यह संख्या के बारे में कोई, चूंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि संख्या का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म है तो उसके हम लोग डायमेंशन लेस मानकर चलते हैं। तो सबसे बड़ा कमी इसका ये भी है कि यह संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। और रेशियो अनुपातिक राशि जो भी हैं उसके बारे में भी डायमेंशनल एनालिसिस से हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। कमियां खोजेंगे तो खैर कमियों का, अगर आप कहावत है एक दुनिया में कि आप अगर खोजेंगे तो अच्छाई खोज रहे हैं तो उसकी भी कमी नहीं है और कमियां का भी कोई कमी नहीं है। मूलतः ये तीन कमी है कि नंबर के बारे में इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, रेशियो अनुपात के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर डायमेंशन वाला है तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगा। चौथा, इट डज नॉट एक्सप्लेन about the term containing trigonometrical ratio। वैसा राशि जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात पर डिपेंडेंसी है, जैसे हम लोग 12th में पढ़ेंगे या इस क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पढ़ेंगे आई बराबर ए नोट साइन ओमेगा, साइन थीटा पर डिपेंड करते हैं, कॉस थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है ये तो आप 10वीं में बहुत बढ़िया से पढ़ के आए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो जिस समीकरण में जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का परिभाषा 12th में पढ़िएगा, ये होता है साइन ए प्लस न्यू के टर्म में, साइन के टर्म में होता है साइन ए बाई 2 प्लस इसका होता है न्यू बराबर साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई 2 बट्टे साइन ए बाई 2। तो ऐसे राशियों जिसमें साइन कॉस का जिक्र हो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता, क्योंकि जब कभी आपको साइन आ जाए कॉस आ जाए, चूंकि साइन थीटा पर है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब भी लेंथ है कर्ण भी लेंथ है, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण बेस बाय हाइट दोनों ही लंबाई है, टेन थीटा लंब बट्टे आधार दोनों ही लंबाई है। वास्तव में ये सब कहलाते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो, जो आप वहाँ पर भी पढ़े थे। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन कॉसेक सेक के लगभग उसी अनुपात में होते हैं जैसे यहाँ पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो इसलिए इसको जिस भी समीकरण में इसका जिक्र होगा साइन कॉस का, वहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस आपकी कोई मदद नहीं करेगा। कमियों का तो कोई अंत नहीं है। इट डज नॉट एक्सप्लेन if equation contains more than one term।
विथ पॉजिटिव और निगेटिव साइन। अभी हमने देखा कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम रिसर्च टूल के रूप में काम कर सकते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास और वेलोसिटी। लेकिन अगर मास और वेलोसिटी के बीच प्लस का चिन्ह हो जाए, घटाव का चिन्ह हो जाए, तो फिर यह आपको किसी भी रूप में कोई मदद नहीं करेगा। तो यह तभी तक आपको काम करेगा जब तक कि आपके समीकरण में केवल एक ही टर्म है, जोड़ घटाव का चिन्ह ना है। अगर जोड़ घटाव का चिन्ह आ गया तो फिर आप उसको इक्वेशन निकालना इसकी सहायता से संभव नहीं। और जाते जाते अंतिम, इट डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के नेचर के बारे में नहीं बताता है। और कहिएगा नेचर के बारे में क्या, नेचर क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का। तो अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स, वह सारे चीज जो मैथ के हैं और फिजिक्स में जरूरत पड़ते हैं, जो आपके पूरे 11th और 12th के कंसेप्ट का रीड होगा, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर। तो यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट फिजिकल क्वांटिटी किस नेचर का है, या स्केलर है या वेक्टर है, इसके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से हमें कोई मदद नहीं मिलती है। इस तरह ये सारी कमियां हैं जिसकी वजह से हम केवल डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से पूरे फिजिक्स को नहीं जान सकते हैं। और खैर कमियों से ज़्यादा हमने इम्पोर्टेंस देखी है, तो हम लोग इम्पोर्टेंस को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अगले टॉपिक में जब हम मिलेंगे तो हम लोग एरर मेजरमेंट पढ़ेंगे, जो मेंस और नीट की निश्चित रूप से ऐसे टॉपिक हैं जो अगर आप अच्छी तरह समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से इससे आने वाला क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आप सॉल्व कर लेंगे। आपका जो यह टॉपिक था डायमेंशन, यह पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। तो अभी तक आपने फिजिक्स को जानते हुए, फिजिक्स अगर एनसीईआरटी को कहें तो फिजिक्स के आपने फिजिक्स यूनिट और डायमेंशन को पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एरर एनालिसिस होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।